नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग शख्सियतों से रूबरू कराते हैं और इस बार हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, जिनके पास जिम्मा है सहकारिता विभाग का, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का, अरविंद भदौरिया साहब। नमस्कार भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद आपका संदीप जी। आपने राजनीति की शुरुआत की थी दरियां बिछा के, चने खाकर आपने दौरे किए, विद्यार्थी परिषद से आपने काम शुरू किया था, अब सरकार में मंत्री हैं। बड़ी देर कर दी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। एक्चुअली मैं तो विचार का सिपाही हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। ऐसे स्कूल काल से ही विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, फिर मैं 14 साल करीब होल टाइमर था, संगठन मंत्री था, प्रदेश मंत्री था, प्रदेश का संगठन मंत्री था। तो इसलिए मैं स्वयंसेवक हूँ मूल रूप से। तो लगातार जो है ना, विचारधारा के लिए काम करना, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, इस भाव को लेकर मैं 5-6-7 बार प्रदेश का मंत्री रहा, महामंत्री रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, दिल्ली में कई पदों पर रहा। तो संगठन भाव को लेकर लगातार हम लोग काम करते रहे। आज यहाँ तक आए, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कोई आकांक्षा भी नहीं थी। जो संगठन जिम्मेवारियां देता रहा। ये कैसे कह सकता है कि मैं दरी बिछाता रहूंगा, मैं केवल कार्यक्रम के आयोजन करता रहूंगा, मुझे कभी मंत्री नहीं बनना है, मुझे कभी सत्ता सुख नहीं लेना है। मैं तो संगठन जो निर्देश देता है, आज भी संगठन कहेगा दरी बिछाना तो आज भी बिछाऊंगा। आज भी सहजता के साथ जो संगठन निर्देश देता है, क्योंकि संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है। तो संगठन के उत्पादन में हम लोग आए हैं, संगठन ने हमको निर्माण किया, इसलिए संगठन के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है। कई लोग सत्ता में रहते हैं, कई लोग संगठन में आते हैं, फिर सत्ता में जाते हैं, कई बार सत्ता में नहीं भी जाते हैं, संगठन में जीवन भर लगा देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता जिनको कभी कुछ नहीं मिला, उनको मैं आपके माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण आज पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश के अलग अलग राज्यों में भी है। इसलिए हमारा जो संगठन है, जो संगठन का कार्यकर्ता है, विचार केंद्रित कार्यकर्ता खड़ा रहता है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ तक दायित्व की, जो हमें दायित्व मिला उसके कारण हम लोग यहाँ तक। 2001-2002 उमा भारती की सभाएं मध्य प्रदेश में चल रही थी। आप न्यू मार्केट में सभा की तैयारी करते हो, उस वक्त में हमारी बात भी हुई थी और आपने कहा था इस बार हम सत्ता हासिल करेंगे। तो चमक थी ना आंखों की, वो ऐसा बता रही थी कि सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं। और क्यों, अब तब से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको न जाने क्या क्या मिल गया, और आपको एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हालांकि 15 महीने कांग्रेस सरकार के बाद में फिर उसमें एक प्रयास आपका भी रहा, उसका भी जिक्र करेंगे हम। लेकिन कई ऐसे नेता रहे जो आपसे आगे निकल गए, थोड़ा मलाल तो होता होगा। आपको याद है, पुरानी याद है, मैं एक्चुअली उस समय इलेक्शन प्रबंधन जो माननीय पूज्य उमा भारती जी का जो चुनाव था, जो चीफ मिनिस्टर घोषित हुई थी, उसके मैं कार्यालय का इंचार्ज था, इन ऑल पूरे व्यवस्थाओं का। आपके दर्शन हुए, आपसे संवाद हुआ, मुझे भी याद आ रहा है। लेकिन तो मुझे कभी कोई मलाल नहीं होता है, क्योंकि मैं विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, और हम जैसे नहीं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में विचार केंद्रित कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं। तो इसलिए ये पार्टी की व्यवस्थाएँ हैं, संगठन की व्यवस्थाएँ हैं कि किसको किस स्थान पर बिठाना है। तो निर्णय उनके हाथ में है, निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारा काम है निरंतर कर्म करते रहो। चलो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, चरय बहती चरय बहती चरय बहती चरय बहती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, विचार के लिए, विचारधारा के लिए चलते रहो, राष्ट्र के लिए चलते रहो, समाज के लिए काम करते रहो। और जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सुखानुभूति का एहसास कराना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। भिंड से आने वाले अरविंद भदौरिया संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में आपने काम किया। और जब आप मंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद भदौरिया या तो गृह मंत्री बनेंगे, यूथ मामलों के मंत्री बनेंगे, खेल मिनिस्ट्री देखेंगे, जो आपकी तासीर रही है, लोगों ने देखा है, जो आपकी पसंद रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन जैसा विभाग, ये आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है? 100% मैच करता है। हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा विचार करते हैं। हमारा संगठन, हमारे नेता हमसे ज़्यादा विचार वो लोग करते हैं। तो सहकारी एक आंदोलन बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो सहकारिता एक विभाग जो है ना, मुझे लगता है कि जिसका काम
मध्य प्रदेश के हर ग्राम तक है, वो है सहकारिता विभाग। मुझे लगता है संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी, उसके लिए मैं लगातार रात दिन काम करूंगा। बहुत आनंद की अनुभूति भी हो रही है और मुझे किसानों के साथ काम करने का एक अलग प्रकार का अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि उस समय यूथ के साथ काम किया, विद्यार्थियों के साथ काम किया, अभी किसानों के साथ काम करने के बड़ा आनंद की अनुभूति है। दूसरा, लोक सेवा प्रबंधन जो आपने बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे देश में एकमात्र हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान साहब ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश था राज्य। मध्य प्रदेश के राज्य में चाहे भी बीजेपी गवर्नमेंट हुई या अन्य प्रकार की इस देश में गवर्नमेंट रही, तो मध्य प्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में उसमें अखिलेश यादव की सरकार थी, अन्य जगह, उन सब ने मध्य प्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग का कई जगह गठन हुआ। हमको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का और पार्टी का कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम डिपार्टमेंट जो सब प्रकार के विभागों को मॉनिटरिंग ठीक से हो जाए, सुलभ सुविधाएं कैसे जा सकती है, लोग की सेवा कैसे हो जाए, वो हमको दिया। तो उसमें बहुत हम लोगों ने काम किया है। हिंदुस्तान भर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया सही का इसमें कह रहा हूँ हमारे लोक सेवा प्रबंधन में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग को समय के अनुसार सुविधाएं मिल जाए। अब किसी को उदाहरण के लिए किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, चक्कर लगा रहा 15 दिन, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, चक्कर लगा रहा, किसी को मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना, चक्कर लगा रहा है, ऐसे छोटे छोटे। तो हम लोगों ने सुविधाएं तैयार किया। हमको व्हाट्सएप पे आप भेजिए, 2 घंटे में हम आपका प्रमाण पत्र बना के आपको मोबाइल पे डिलीवर कर देंगे। ना पुलिस के चक्कर लगाओ, ना किसी के चक्कर लगाओ। तो लोग यानी जनता को किस प्रकार से सहजता सरलता के साथ उनको सेवाओं को सुलभ कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हमको दिया है। तो बहुत अच्छा सोचा मेरे बारे में। मैनेजमेंट आप पहले पार्टी का संगठन का करते थे, फिर चुनाव का किया, फिर अब सरकार में सर्विसेज का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर बड़ी अपेक्षाएं हैं इस डिपार्टमेंट से लोगों को। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें न जाने कितने सालों से, दशकों से बात हो रही, सहकारिता आंदोलन है, कई लीडर्स इसमें से निकलकर सामने आए हैं, सरकार की बहुत अहम भूमिका हो जाती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की। लेकिन पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। सहकारिता आंदोलन वो रूप नहीं ले पा रहा है जैसा होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पा रहा, केवल किसानों को लोन देने और का ही जरिया एक रह गया है। बहुत ज़्यादा फायदा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पहली बार आज़ादी के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सहकारिता विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बनाया, और देश के गृह मंत्री जो है ना, वह सहकारिता मंत्री की भी जिम्मेदारी उनको दी है। एक्चुअली ट्रेडिशनल रूप से किसानों की सेवा करना, 0% पर ऋण देना, खाद के लिए पैसे देना, ऋण उपलब्ध कराना, बीज के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऐसे कई काम करते थे। अभी इस बार हम लोगों ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, निर्देश से, उनकी अध्यक्षता में ऐसे करीब 15-16 डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स और पूरे हिंदुस्तान भर के लोग सहकारिता में, यानी तो कृषि अकेले नहीं तो दुग्ध के, अमूल्य के लोग आए थे। पूरे देश के जो टॉप जो सहकारी क्षेत्र में काम करते हैं अलग अलग प्रकार से, उस सब का एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका चिंतन मंथन हुआ है। उसमें कई प्रकार के आयाम पे हम बढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल सहकारिता से दूसरे प्रकार की सहकारिता में जाना। तो उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना के तो समय सहकारिता के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कई दुग्ध में सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि कई लोग सब्जियां उगाते हैं, लेकिन सब्जियां उगाने के कारण क्या होता है, उनको स्टोर करने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो सब्जियों को ठीक से मार्केट मिल जाए उन किसानों को, तो उसके लिए भी उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना के सब्जी वितरक करके ऐसे कुछ करते हुए उसमें सहकारिता में ऐसे 16 प्रकार के आयामों में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से, आदेश से हम लोग सहकारिता को विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस में आगे लेके जा रहे हैं। वन उपज है हमारी, वन उपज में सहकारिता के दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 89 ब्लॉक्स जो हमारे ट्राइबल्स में, उनमें सहकारिता के माध्यम से कैसे रोजगार ज़्यादा मिल सकता है ट्राइबल बंधुओं को, उनमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों में हम लोग सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्लान किया है। मुझे लगता है जल्दी 4-6 महीने में इसका तेज गति से इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। सहकारिता डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट था जिसमें कहा कांग्रेस गवर्नमेंट में बड़ा भरोसा किया जा रहा था कि कर्ज माफ़ी के लिए एक बड़ा ज़रिया बनेगा, और कई सोसाइटीज़ में तो ये नोटिस भी लगे थे कि किसानों का कर्ज माफ़ हो गया। और आपकी सरकार, आप हमेशा ये कहते रहे कर्जा माफ़ नहीं हुआ, कि कांग्रेस ने नहीं किया, जबकि सोसाइटी में लिस्ट थी। ये राज, ये क्या है? ये आपने बहुत अच्छा, बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा।
एक्चुअली क्या हुआ कि कमलनाथ जी ने वादा किया कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उनके नेता राहुल गांधी जी ने, कि 10 दिन नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दें, उनका विषय था। एक्चुअली जो है ना, आप समझिए, मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ कि जो पैक्स सोसाइटियाँ 4,500 हमारी हैं, वो पैक्स सोसाइटियाँ किन की हैं? वो किसानों की पैक्स सोसाइटियाँ। किसान अपनी मजदूरी मेहनत की कमाई से उसमें अंश पूंजी जमा करता है, तो 300-500 लोग जब जमा करते किसान अपना पैसा, तो अब एक पैक्स सोसाइटी बनी। कांग्रेस के लोगों ने, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के सहकारी मंत्री रहे होंगे जो भी, उनने क्या किया कि उनने एक आदेश निकाला, पूरी बॉडी भंग कर दी जो इलेक्टोरल पद्धति से आई थी, और कौन बिठा दिए? प्रशासक बिठाए। प्रशासक को आदेश करवाया कि आप 25 से 50% सहकारी सोसाइटियाँ का कर्जा माफ़ी आप करेंगे। किसान का पैसा, जो कि किसान बड़े मेहनत से सोसाइटी खड़ी की, किसान का पैसा किसान को ही आप माफ़ करा रहे हो। पैक्स सोसाइटियों में पैसा किसका है? गरीब किसानों का है। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने एक्चुअली पूरा हमारा सहकारी सिस्टम पूरे कॉलेप्स करने की कोशिश की और ध्वस्त करने कर दिया पूरी सब जगह। आपने कहा कर्जा माफ़ी करेंगे, आपने ठीक है कर्जा माफ़ी की बात कर दी, लेकिन क्या हुआ? पैक्स सोसाइटियों को पैसा आपको देना चाहिए था, पैक्स सोसाइटियों से कर्जा माफ़ी करा दिया, पैक्स सोसाइटियाँ बर्बाद हो गई हैं, किसान जो डिफाल्टर हो गए हैं, क्योंकि आपने कर्जा माफ़ करा दिया। 3,000 करोड़ रुपए अभी सरकार से कमलनाथ जी से लेना था, 8,000 करोड़ रुपए एक समय में लेना था। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने अभी हमको 800 करोड़ रुपए दिए, बाकी भी हम हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा नुकसान, बड़ा धोखेबाजी किसानों के साथ, हमारी किसानों की जितनी पैक्स सोसाइटी वो सब बर्बाद करने का किसी ने काम किया। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो इससे बड़ा नुकसान सहकारी आंदोलन में हुआ। आज भी हमारी मीटिंग्स थी, आज 2-3 मीटिंग्स थी इस विषय में। तो आपने मजाक बना दिया कर्जा माफ़ी और हमको ख़त्म कर दिया, हमको यानी सहकारी आंदोलन को, क्योंकि आपने पैसा देना चाहिए था। ये बैंकिंग व्यवस्था है ना, सरकार के आदेश को भी बैंकिंग व्यवस्था में आपने पैसा देना चाहिए था, आपने पैसे ही नहीं दिया। पैसे नहीं दिया तो क्या हुआ? हम लोग बर्बाद हो गए। इसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूँ, आपने सहकारी आंदोलन को ध्वस्त करने का भी काम किया, आपने धोखेबाजी किसानों के साथ किया। आप कोई तैयारी कर रहे हैं कि इन सोसाइटीज़ में इलेक्शन हो जाएं जल्दी से और बरसों से जो नहीं हो पाए हैं वो प्रोसेस फिर से शुरू हो? हाँ, कांग्रेस की सरकार 2018 तक थी, सोसाइटियों ने भंग कर दी। अभी बीच में कोरोना काल रहा लगातार, उसमें सभी प्रकार के चुनाव में थोड़ा दिक्कत तो रही। हमारे चुनाव भी कोई एक दिन में नहीं होते। हमारे पैक्स सोसाइटी के पहले चुनाव होते हैं, फिर सीसीबी बैंक के चुनाव होते हैं, फिर अपेक्स के चुनाव होते हैं। 3 टियर सिस्टम है मध्य प्रदेश में। तो अभी जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आदेश भी किया है, हम लोगों ने उनको आग्रह भी किया है। एक निर्वाचन प्राधिकरण होता है, जैसे ग्राम पंचायत का होता है, नगरीय पंचायत को इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, तो उनका जल्दी मुझे लगता है 10-5 दिन में गठन करके और शीघ्र ही हम लोग चुनाव की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि 4,500 तो हमारी सोसाइटियाँ हैं, इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, अलग प्रकार की बैंकिंग सोसाइटियाँ हैं। ऐसे मुझे लगता है कई हज़ार लोगों को, सोसाइटियों को हम लोग जल्दी चुनाव में जाएंगे। आपने चुनाव का जिक्र छेड़ा है और कमलनाथ सरकार का जिक्र भी छेड़ा है, तो एक सवाल आपसे उस बारे में भी बनते हैं जिसे सियासत की दुनिया में ऑपरेशन लोटस कहा गया। वहाँ पर 22 कांग्रेस के विधायक थे जो भाजपा में बाद में भाजपा में आ गए। आप क्या कर रहे थे सर वहाँ? मेरी मित्रता थी मेरी दोस्ती थी, मैं संवाद कर रहा था, बातचीत कर रहा था। या डोरे डाल रहे थे, या डोरे डाल चुके थे? एक्चुअली वो असर था केवल कि वो वापस एक्चुअली क्या हुआ कि कमलनाथ जी ने इतना परेशान किया। मैं कहना चाहता हूँ आपको संदीप जी, एक जो विधायक चुन के आता पार्टी का रहता है और जनता की कृपा से आता, तो इसलिए पार्टी सेकेंडरी हो जाती है, जनता जनार्दन हमारे लिए फर्स्ट हो जाता है। तो जनता की अदालत से चुन के आते हैं, कई प्रकार के वादे करके आते हैं, कई प्रकार के आश्वासन दे के आते हैं। कोई मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा विचारों को बुरी तरह दुत्कारते हुए चलो 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 मिलने के मना कर दे, विकास का कोई काम नहीं करे, और लगातार कभी भी जीवन में किसी को अपमानजनक मतलब शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और असम्मान भी नहीं करना चाहिए। अपमान भाई कोई विधायक का नहीं होता, विधायक 2 लाख वोटों की आवाज़ होता है, तो उन 2 लाख वोटों की जिस क्षेत्र की जनता का अपमान होता है। तो अपमानित करने के कारण स्वयं कमलनाथ जी ने परेशान किया। परेशान होने के कारण माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ
ये भी इतिहास है। आज़ादी के बाद इतने मिनिस्टर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो मैं बेंगलोर में उनके साथ था, उनकी चिंता कर रहा था, वो हमारी चिंता कर रहे थे। आपने उन्हें बुलाया था या उन्होंने आपको बुलाया था? ना हमने उन्हें बुलाया था, ना उनने मुझे बुलाया था। हम लोग साथ में थे बेंगलोर में, क्योंकि ये सरकार कमलनाथ जी की, जिसने अन्याय अत्याचार ज़बरदस्त करके रखा था मध्य प्रदेश में, ये जाना चाहिए। और जनता हितैषी सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनना चाहिए। सब ने इस्तीफे दिए। सब जो है ना, इस्तीफे के लिए नहीं दिए, जनता की अदालत में गए। जनता की अदालत में हमारे प्रभुराम चौधरी साहब उस समय 11,000 से जीते थे। उस समय टोटल मिला के 301 चुनाव थे पूरे देश भर में। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा 64-65 हज़ार मतों से जीत के आए। तुलसी सिलावट जी 53,000 मतों से जीत के आए। हमारे ये महेंद्र सिसोदिया। तो इतने बम्पर मतों से जनता जनार्दन को ध्यान आ गया कि धोखेबाज लोग थे कांग्रेस के, वो सब इलेक्टेड होके आए। तो इसलिए ऑपरेशन लोटस जो आपकी भाषा में कहते हैं, वो जनता का फैसला था। जनता का फैसला इसलिए था कि वो सब चुनाव में गए। जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया और सब हिल मिल के हम सब काम करें विकास के क्रम में। अचानक बड़ा गजब संयोग है साहब कि ना आपको उन्होंने बुलाया था उनको आपने बुलाया था, लेकिन गजब एक ही जगह पर बेंगलुरु में आप मिल गए। संयोग बहुत गजब का है ये। दूसरा संयोग ये है कि जब ये विधायक गायब हो रहे थे तो उनके मोबाइल बंद थे, उनके PSOs घर पे बैठे हुए थे और विधायक जी, मंत्री जी, ये सब चले गए थे। बंद होने के बाद एक बार ऑन हुए थे सारे मोबाइल। उस वक्त में मेरी उनसे बात भी हुई थी, बड़ी नॉर्मल बात हो रही थी। फिर अचानक मोबाइल सारे बंद हो गए। आपसे भी मैंने बात करने की कोशिश की थी, तब हो नहीं पाई आपसे। व्यस्त बहुत रहे होंगे, आपको बहुत सारे मोबाइल मेंटेन करने पड़े थे। कोई मोबाइल मेंटेन, तो स्वेच्छा है लोगों की। ना कोई किडनैपिंग में थे, ना कोई किसी के दबाव में थे, ना किसी के प्रभाव में थे, ना किसी के अभाव में थे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में स्वयं की मर्जी से सभी लोग बेंगलोर में थे और मैं भी उनके साथ बेंगलोर में मित्रता के नाते पूरे समय था। 22 दिन 22 MLA और मैं उनके साथ निरंतर रहा था। निरंतर संवाद कर रहे थे, हम लोग सब बात कर रहे थे और सब मीडिया के लोग बात कर रहे थे। सब ने इस्तीफे दिए, सब ने कहा भी किन कारणों से हम इस्तीफे दे रहे हैं और सब लोग हैप्पी थे और सभी लोग आज भी हैप्पी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी किसी को कोई ज़बरदस्ती से कुछ काम नहीं कराया जा सकता है। कई बार रूमर उठ रही होंगी, यहाँ पे हमने भी चर्चा में सुना कि बेंगलोर में बंद थे। ऐसा संभव होता कहीं क्या? इसलिए कमलनाथ जी से भारी त्रस्त थे विधायक भी, और जिन्होंने विधायक बनाया वो जनता भी त्रस्त थी। इस कारण मैं आपको कहा कि हम लोग बम्पर मतों से जीत के आए। नो डाउट, इसमें कोई किसी शक नहीं है, क्योंकि जनता की अदालत के बगैर तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जनता की जनार्दन कृपा रहे, उसमें अहंकार भी नहीं है, उसमें जनता की कृपा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। उनकी कृपा से हम लोग। अच्छा, आपको ये डर नहीं लगा कि मैं फिर से जिक्र करूंगा, मैंने जब 2003 के पहले जो कैंपेन चल रही थी तब आपकी आंखों में चमक दिखी थी। 2 में तो आप व्यस्त भी बहुत हो गए थे, ये अभी इन उपचुनाव में व्यस्त हो गए थे। तो जब 22 विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए, फिर से उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो उपचुनाव ऐसे थे जो ये भी हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाती अगर वो अंकों का गणित उनके साथ होता है। बीजेपी की सरकार आई, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगा इस दौरान पे कि ये 22 विधायक एक साथ, मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, एक उपचुनाव सरकार को दोबारा, कांग्रेस को दोबारा सरकार में ला सकता है, बीजेपी के खिलाफ में चीज़ें जा सकती हैं, आपको डर नहीं लगा? ना मैं डरता हूँ ना दबता हूँ। मैं निडरता से अपने मिशन, अपने विचार के लिए जी जान लगा के काम करता हूँ। मैं लंबे समय पूर्णकालिक रहा हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा है, मैंने भगत सिंह जी को भी पढ़ा है, मैंने पूज्य चंद्रशेखर आज़ाद को भी पढ़ा, खुदीराम बोस को भी पढ़ा है। तो इसलिए मुझे निडरता बहुत बचपन से भी, और मेरा संगठन मुझे निडरता, जो मेरा विचार है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, निडरता सिखाता भी है और मेरे स्वभाव में भी है। मेरे घर में प्रताड़ना हुई, मेरे बड़े भाई को पकड़ ले गए, माता जी को पुलिस पकड़ने चली गई, ये सब प्रकार की घटना चले। तो मैं मिशन का आदमी हूँ, विचार का आदमी हूँ। ना मैं दबता हूँ ना डरता हूँ। मुझे कांग्रेस के कई लोगों ने डराने की कोशिश की, कई उस समय मिनिस्टर थे। मैंने कहा अरविंद भदौरिया उस मिट्टी से बना हुआ, उस विचार से आया हुआ आदमी है। जीवन में अपने सिद्धांतों को छोड़ने वाला आदमी भी नहीं हूँ। और मैंने एयरपोर्ट पे आके कहा था जब मैं आया था वोट डालने,
तो मैंने कहा था कि मैं अकेला आया हूँ, किसी की हिम्मत हो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी तो मुझे गिरफ्तार करें, मुझे जेल भेजा, कोई अपराध हुआ। इसलिए जब विचारधारा के लिए हम लोग लड़ते हैं, समाज राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो एक अंदर की ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा और निडरता देती है। तो इसलिए हमको कभी डर नाम की कोई चीज़ मेरे जीवन में है ही नहीं। संगठन के आप शख्स हैं, संगठन के लिए काम किया है, सत्ता में सुख तो आप अब आपको भोगने का मौका मिला है, जिसके लिए संगठन हमेशा काम करता है। तो अभी आप जिस दौर में राजनीति में आ रहे थे, आप भाजपा राजनीति में आ रही थी, उस वक्त भी एक पीढ़ी बदल का दौर चल रहा था, अभी फिर से पीढ़ी बदल है। तो आपने पूरा वक्त तो संघर्ष में बिता दिया, और आपको नहीं लगता है कि पीढ़ी बदल में नुकसान आपका भी हो सकता है, आप जैसे कई नेताओं को हो सकता है? कुछ नेता तो ऐसे हैं जो अपना दर्द बयां भी कर रहे हैं, चंबल अंचल से, विंध्य अंचल से कई दफ़ा इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है आपका। मेरा कहना है कि प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, शैशवावस्था होती है, फिर बचपन की अवस्था होती है, जवानी के चरमोत्कर्ष पे आता है अपना उत्साह के साथ, और फिर वृद्धावस्था की ओर हर व्यक्ति जाता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है, यहाँ पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, लोगों को बड़े खुशी खुशी से पीढ़ियों को, आगे के लोग को डेवलप करते हुए हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी हम विकसित करने का काम हम सबकी ड्यूटी है, दायित्व है और हम सबका कर्तव्य है। वो सब आगे आए और लगातार जो है ना, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन, आएंगे जाएंगे और नया नेतृत्व तो हमेशा मिलते रहना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास भी है। और संगठन इस प्रकार की चिंता भी करता। अभी हमने पूरे प्रदेश भर में संगठन ने 40 साल के नीचे के मंडल अध्यक्ष बनाए। जी हाँ, चौंकाने वाला था, लोगों को लग रहा था 50-55 साल के नीचे के हमने सभी जिला अध्यक्ष बनाए। चौंकाने वाला था, बड़ा स्मूथ जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कि सभी जगह खड़े हो गए जाके, क्योंकि सर अवसर तो इनको मिलना चाहिए। नई ऊर्जा के साथ आते हैं, नए जोश के साथ आते हैं, तो लगातार नए लोगों को अवसर मिलना और एक समय है सबका साथ बड़े आसान तरीके से इनको डेवलप करना और सहजता से अपने को आगे बढ़ते जाना। संगठन हर प्रकार की चिंता करता है, हर प्रकार का बदलाव करता है, लेकिन मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूँ, हमारी पार्टी भी पक्षधर है। नई पीढ़ी लगातार आते रहना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को अपने अपने कामों में जो जिम्मेदारी संगठन देता है उधर बढ़ते जाना चाहिए। आपको शक नहीं होता है कि नई उम्र के लोग, 40 वर्ष से कम उम्र के लोग क्या बूथ पर ठीक से काम कर पाएंगे, निर्देश दे पाएंगे, सबको एक कर पाएंगे, नाराज़ नेताओं से बात कर पाएंगे? और ये जो आप लोगों को सीखने मिला था, ये सत्ता में रहते हुए न जाने इन्हें सीखने मिला हो या ना हो, तो अब फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए, इस बात का डर नहीं है संगठन को? मैं खुद 34 साल में प्रदेश का संगठन मंत्री हो गया था, युवा मोर्चा का संगठन महामंत्री हो गया था, 6 बार 7 बार प्रदेश मंत्री रहा। तो मैं 34 साल से लेके जो है ना लगातार 42-43 साल तक संगठन के काम करता। उसके बाद मैं विधायक बना, 2008 में विधायक बना। तो मेरा कहना है कि जो हमारी संगठन की कार्य पद्धति है, जो कि आत्मा है, धड़कन है, स्पंदन है, संगठन की हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति के द्वारा फिल्टर होकर कार्यकर्ता आते हैं, क्षण क्षण के कार्यकर्ता आते हैं, उनमें व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसके कार्यक्रमों के द्वारा अनंत प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते हैं, संगठनात्मक कार्यक्रम चलते हैं, फिर स्वतंत्रतात्मक चुनाव लड़ने के कार्यक्रम चलते हैं, फिर कई प्रकार के आंदोलन के कार्यक्रम चलते हैं। इन सब में जो है ना एक वैचारिक प्रतिबद्धता से बिल्कुल गढ़े हुए अच्छे कार्यकर्ताओं का विकास लगातार प्रशिक्षणों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। इसका बड़ा एहसास ही नहीं होता है, सबका सम्मान है, और जो नई पीढ़ी आती है आगे का सम्मान करती है, हम लोग और आगे की पीढ़ी उनका सम्मान करते हैं। तो एक पारिवारिक भाव में लगातार काम करते करते ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज दुनिया में सबसे बड़ा हुआ है। इसमें पारिवारिक भाव लगातार रहता है और इसकी आनंद की अनुभूति भी होती है और लगातार हम लोग काम करते हैं। परिवार बड़ा हो जाता है तो बर्तनों के टकराने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसकी आवाज़ें आने लगी हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली जब परिवार बड़ा हो जाता है तो डिमांड होती है कि जैसे हम 4 भाई उदाहरण के लिए, या कोई 6 भाई है, तो माताजी बचपन में पूछा करती थी मुझे कि कौन क्या क्या खाएगा, तो हम सबकी अलग अलग डिमांड हुआ करती थी, अलग अलग डिमांड हुआ करती थी। कोई कहेगा मैं फलानी चीज़ खाऊंगा, कोई कहेगा खीर खाऊंगा, कोई कहेगा पराठा खाऊंगा। अंत में माँ निर्णय कर देती थी, माँ कह देती नहीं तो आज तो दाल चावल ही बनेंगे और रोटियाँ बनेंगी, तो हम सब चारों भाई बैठ के खा लेते थे।
ऐसी पार्टी हमारी माँ है। लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। हम यहाँ पे बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पार्टी हमारी माँ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्देश कर दिया, उसको सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हम लोग सब साथ में। जो बन गया वो सब जैसे हम खाते हैं वैसे सब लोग जो है ना आदेश का पालन करते हैं। और अब आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, तो कांग्रेस भी उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी पिछले विधानसभा इलेक्शन में उतनी कमज़ोर थी। अब उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है, 15 साल सरकार में रह चुके हैं, तो जो शेर के मुंह में खून लग चुका है सरकार में आने का, तो थोड़ी ललक भी ज़्यादा होगी, आक्रामकता भी ज़्यादा होगी। तो इस बार आप मानते हैं विधानसभा इलेक्शन वैसा नहीं रहने वाला जैसा पिछले बार था 2023 का? 2023 का, जी हाँ। एक्चुअली जो आपने कहा है कांग्रेस के लोगों के दाढ़ में खून लग गया है, तो खून लगा इनके दाढ़ में 15 महीने में जो सरकार चलाई, 18 महीने की जो सरकार चलाई, खून लगा भ्रष्टाचारी का, खून लगा बेईमानी का, खून लगा लोगों पे अत्याचार करने का, खून लगा लोगों को ट्रांसफ़र उद्योग करने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके ही मंत्री उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह साहब के बारे में कई चीज़ें ऐसी बोली थी। तो तहेमाम मध्य प्रदेश को कर दिया था। और जनता जनार्दन को ध्यान आ गया ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, माफिया हैं, माफियों को संरक्षण देने वाले हैं। तो जनता जनार्दन ने उपचुनाव में तुरंत आईना दिखा दिया। उपचुनाव में 28 चुनाव में हम लोग 19 चुनाव जीते, लगातार आईना दिखा दिया जनता ने। जनता जनार्दन को ध्यान आ गया कि ये तो बड़े लोग हैं। तो इसलिए जनता जनार्दन बहुत संवेदनशील है, लोगों को ऑब्जर्वेशन करती है। हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को लगातार 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, संवेदनशील हैं। तो जनता जनार्दन बहुत ध्यान से देखती है। तो जनता जनार्दन की असीम कृपा से भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के दम पर और हमारे नेतृत्व के दम पर, नीतियों के दम पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लोक हितकारी नीतियों से, प्रधानमंत्री जी के लोक हितकारी नीतियों से हम फिर जनता जनार्दन की कृपा से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमको एहसास होता है और मैं देखता भी हूँ। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेता हूँ कि आपने जिक्र किया 22 विधायक आपके मित्र थे इसलिए आपको वहाँ रहना पड़ा, और कितने मित्र हैं अभी कांग्रेस में आपके? कांग्रेस में मित्रों की संख्या पर्याप्त है। नहीं, जिनकी वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी मित्र थे हमारे, जिसके बाद आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी हमको जरूरत नहीं है। कांग्रेस में मित्रता तो रहती है, क्या पार्टियां विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मित्रता तो स्वाभाविक है। मनुष्य के नाते एक दूसरे से परस्पर मित्रता स्वाभाविक रूप से, जब विचारधारा की लड़ाई होगी तो उसमें हम लोग दृढ़ता के साथ हमारा जो विचार है उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के विचार के लिए खड़े रहेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार के लिए खड़े रहेंगे, देश के निर्माण में अपनी अहम जिम्मेदारी अदा करने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ये ऑपरेशन लोटस खत्म हो गया या ऑपरेशन लोटस 2.0 भी आने वाला है? आवश्यकता मुझे तो लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, जनता जनार्दन ने असीम कृपा की है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कोई ज़रूरत है किसी की, भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी कांग्रेस के विधायक या किसी अन्य विधायक के। काम की दृष्टि से कोई आएगा तो स्वाभाविक आता ही है, लेकिन मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भी। थैंक यू संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के अरविंद भदौरिया साहब से हमने बातचीत की है। संगठन के प्रति निष्ठा रखने वाले, अब सत्ता में हैं, मंत्री पद का दायित्व संभाल रहे हैं। आज की चर्चा में केवल इतना ही, लेकिन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ में आपके साथ में फिर रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।